नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न, सीनियर हिंदी फैकल्टी। और प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th, जिसको राजस्थान बोर्ड कह सकते हैं अपन, सेती और सीबीएसई का कोर्स ए, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है, कौन सी वाली? क्षितिज भाग 2। उसका हमने कौन सा टॉपिक लिया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पिछली क्लास में इनकी जो कविता थी, कौन सी? उत्साह। उस उत्साह को हम पढ़ चुके थे। थोड़ा सा आगे चलते हैं जहाँ से हमें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों, कौन सा टॉपिक? अट नहीं रही है। अटने का मतलब होता है क्या? हटना। हटना। यहाँ पर क्या नहीं हट रही है बच्चों? आंखें। क्या नहीं हट रही है? आंखें। तो ऐसा क्या देख रही है आंखें जिससे कि हटने का नाम नहीं ले रही हो? हाँ, यदि हिंदी में 12 महीने होते हैं, कितने महीने होते? 12। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो होते ही 12 महीने। लेकिन इसके बाद भी हिंदी के देखो आप, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अगहन, अश्विनी, कार्तिक, माघ, पौष, माह, फागुन। हाँ, तो 12 महीने में सबसे अनोखा होता है फाल्गुन का महीना। एक अद्भुत, एक अनुपम, एक अनुपम सौंदर्य वाला महीना है, जिसमें प्रकृति पूरा श्रृंगार करती है। मंद मंद पवनी चलती है, बहारें होती है, फूल खिलते हैं, फल आते हैं, छाया होती है, प्रकृति का पुरानापन झड़ता है, प्रकृति का नया रूप लेती है। हाँ, ऐसे वातावरण में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक एक शब्द समझना है अपन को बिल्कुल। जब आप पूरा इस टॉपिक को समझ जाओगे तो मैं समझूंगा कि हाँ, मेरी साधना, मेरी तपस्या सिद्ध हो गई है। आज बात समझ में आ गई? तो फाल्गुन मास की सुंदरता को देख करके इतना मोहित होते हैं कि वह अपनी आंखों को, अपनी नजरों को हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। चले तपन। अट नहीं रही है। अरे, हटने का नाम ही नहीं ले रही है। कौन? आंखें। किस पर से? आभा फागुन की तन से। प्यारे बच्चों, आभा चमक, फागुन फाल्गुन मास की तन से, शरीर से। कि फाल्गुन मास की जो चमक है वह इतनी मदमोहक, मनमोहक है कि नजरों से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। बात समझ में आ गई? सट नहीं रही है। सटने का मतलब है समा नहीं पा रही है। समा नहीं पा रही है। अरे, मैं इस आभा को, सटने का मतलब होता है समेटना, समेटना चाहता हूं, इसको लेना चाहता हूं, समा लेना चाहता हूं। लेकिन प्रकृति इतनी विस्तृत है कि कितना ही देखो, आप इस प्रकृति के अनुपम दृश्य को अपनी आंखों में समेट नहीं सकते। बात समझ में आ गई? आगे चलें अपन। कहीं सांस लेते हो, जिधर जिधर भी श्वास लोगे, क्या होगा? घर घर भर देते हो। यानी उधर जब तक जितनी सांस लेते जाओगे उतनी ही महक
आपके मन में आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। यानी इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो हवाएं होती है, बहारें होती है, वो कैसी होती है बच्चों? सुगंधित होती है। और सुगंध जब हमारे मन में समाती है तो मन और भी प्रफुल्लित, आनंदित और सुखद एहसास करता है। हाँ, घर घर भर देते हो। घर घर का मतलब होता है मन भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, संसार भी हो सकता है। यानी पूरी प्रकृति सुगंधित है, पूरा जहां सुगंधित है। ये होती है फाल्गुन मास की सुंदरता। आगे चले अपन। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। बच्चों, जितनी भी तितलियां हैं, जितने भी पक्षी हैं, वसंत आते ही आसमान में उड़ना, विचरना शुरू कर देते हैं। प्रत्येक आसमान में देखते हैं कि पंक्तिबद्ध तरीके से कौन चल रहे हैं, कौन उड़ रहे हैं? पक्षी। अरे चहक रहे हैं पंखों को फैला करके। प्रातः काल जब हम देखते हैं वृक्षों की टहनी पर घोंसले में पक्षी चहकने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण, फाल्गुन मास का वातावरण मानव, प्रकृति और जीव जंतुओं के अनुकूल होता है बच्चों। आगे चले अपन। आंख हटाता हूं तो, अरे मैं इस प्रकृति को निहारता हुआ अपनी आंखें हटाना चाहता हूं, लेकिन हट नहीं रही है। यानी वह हटने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका मतलब क्या है? कि मेरा मन कहता है कि इसको और निहारूं, इसको और देखूं, इसको और समाऊं। अरे इसको मैं हमेशा देखता ही रहूं, ऐसा विचार आता है। आगे चले अपन। क्या देखते हैं? पत्तों से लदी है डाल, पत्तों से लदी है डाल, कहीं हरी कहीं लाल। हाँ, डालें पुरानापन सब कुछ झड़ करके नए नए पत्तों से लद चुकी है। छोटे छोटे कोमल कोमल हरे हरे पत्ते आना शुरू हो चुके हैं। कहीं हरियाली है तो कहीं लाल लाल पुष्प उन पौधों पर, उन पेड़ों पर खिल रहे हैं। कहीं पड़ी है उर्मी। बच्चों, इसको कहते हैं मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? प्रकृति को मानव का रूप दे देना या मानव को प्रकृति का रूप दे देना। फूल हंसे, कलियां मुस्काई। फूल तो हंस रहे हैं, हंसना तो मानव है। फूल तो खिलते हैं, लेकिन यहां पर फूल क्या कर रहे हैं? हंसने का काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से कहीं पड़ी है उर्मी, यानी उर यानी इस धरती के हृदय में क्या क्या पड़ी हुई है? मंद धीरे धीरे गंध बहने वाली सुगंधित पुष्प, पुष्प सुंदरता, माल। जैसे तो सारा वातावरण ही एक प्रकृति ने एक माला के रूप में पिरो लिया हो। हाँ, पाट पाट शोभा श्री। धरती का एक एक कोना, पाट पाट यानी होता है कोना, टुकड़ा। धरती का एक एक कोना अत्यंत शोभायमान लग रहा है। और बच्चों, श्री, श्री का मतलब होता है प्रारंभ से लेकर अंत तक एक अनोखा अनोखा ही एक अंदाज है प्रकृति का। इसलिए पट नहीं रही है। मैं इसको क्या करना चाहता हूं? समेटना चाहता हूं, थोड़े संचित करना चाहता हूं, लेकिन ये तो इतनी फैली हुई है कि सिमटने का नाम ही नहीं ले रही है। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक हमने पढ़ा। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1 पर कि इसका मतलब है कि हमें कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, ये देखना हमें है। ये जो क्वेश्चन है
सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वर्णनात्मक प्रश्न जो आप लिखते हो, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कवि बादलों से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। बच्चों, फुहार जब आती है या रिमझिम वर्षा होती है तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। कवि निराला जी गरजने के लिए इसलिए कहते हैं कि वह इस समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, और परिवर्तन तभी संभव है जब मूसलाधार वर्षा होगी, एक कठोर गर्जना के साथ होगी, एक उसमें भय उत्पन्न होगा, तभी समाज में क्रांति से समाज में बदलाव आ सकता है। बात समझ में आ गई आपको? प्रश्न नंबर 2, कविता में बादल किन की ओर संकेत करता है? किन की ओर? तो हम कह सकते हैं कविता में बादल सामाजिक क्रांति की ओर। किस ओर संकेत करता है? सामाजिक क्रांति की ओर संकेत करता है। क्यों? क्योंकि बादल के माध्यम से कवि इस समाज की कौन सी अवस्था को, अमीरी गरीबी की अवस्था को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता है, बदल देना चाहता है, ताकि व्यक्ति को अपने अधिकार मिल सके। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 3, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। प्यारे बच्चों, कवि निराला ने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग अपनी कविता में किया है। दूसरी बात, इन्होंने एक ये आह्वान गीत लिखा है जो लयात्मक है, इसमें गति है, लयात्मक है, संगीतात्मक है, ओजस्वी रचना है, इसलिए ओज गुण है। दूसरा, इसमें ओज गुण है उत्साह, उत्साह भी तो एक रस है, उत्साह जगाने वाला, वीर रस, उत्साह, ठीक है। तीसरी बात, इसमें मुक्तक छंद का यहां पर कवि ने प्रयोग किया है। बात समझ में आ गई? आगे चलो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि निराला ने तप्त धरा को शीतल करने के लिए क्यों कहा है? ये धरती, जिस तरह से धरती भीषण गर्मी के कारण अग्नि कुंड बनी हुई होती है और बादल आकर के इस धरती के प्यास को बुझाते हैं, इसे हरा भरा बनाते हैं, उसी तरह से हमारे देश की युवा पीढ़ी जो हताश है, मानव निराश है, उदास है, तो एक नए समाज में क्रांति ला करके, नयापन ला करके, नए विचार ला करके इस निराशा को आशा में बदले, हाँ, एक उत्साह में बदले, एक सुख में बदले, ऐसी कामना वह यहाँ पर करते हैं। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन देखो आप। एक्सरसाइज नंबर 2, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? किसको? आकाश को घेर लेता है। किसको घेर लेता है बच्चों? आकाश को घेर लेता है। दूसरा क्वेश्चन है कि फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? क्या है बच्चों? खुशी है। क्या है? खुशी है। सबके चेहरे खिल उठते हैं। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव का। बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में क्या हो बच्चों? जोश और क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो जाए, बच्चे डर जाए, इसमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, जोश और क्रांति फैल सके। क्वेश्चन नंबर 4, फाल्गुन मास में कैसी हवाएं चल रही है? कैसी चल रही है? मंद मंद हवाएं चल रही है। समझ में आया नहीं आया? हाँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इसी का नाम जीवन है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। हाँ, तो चले आगे। क्वेश्चन नंबर 5, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या होगा? गर्म धरती नहीं होगा, सूखी धरती
नहीं होगा। दुखों से पीड़ित धरती, बिल्कुल हो सकता है, कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कवि के अनुसार किसने केस सुंदर काले और घुंघराले हैं? किसके बच्चों? किसके? प्रेयसी के, बादलों के, धरती के। तो प्रेयसी के अपन कह सकते हैं, बिल्कुल। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? किसका? क्रांति का स्वर सुनता है बच्चों। किसका? क्रांति का। आगे, कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के? बच्चों ये है प्राकृतिक, प्राकृतिक शब्द है ये, इसमें क्र हट गया है। सौंदर्य का चित्रण किसे किया गया? कौन सी ऋतु? वसंत ऋतु के सौंदर्य का चित्रण यहां पर किया गया है। आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑब्जेक्टिव का, कि धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए हुआ है? किसके लिए? समुद्र के लिए अपन कह सकते हैं। हाँ, धराधर तो एक वर्षा के लिए हुआ है, और वर्षा भी कैसी होनी चाहिए? मूसलाधार वर्षा। और मूसलाधार वर्षा तभी होगी जब समुद्र से तीव्र हिलोरें उठेगी। आगे चलें अपन। कविता में बादल किसका प्रतीक है? सामाजिक क्रांति का है, तो सामाजिक क्रांति की जगह क्रांति लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। आगे चले बच्चों। अब NCERT सॉल्यूशन हम देखते हैं, किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? तो आंसर कैसे लिखते हैं कि कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। वह बादलों से गरजने के लिए कहता है। एक और बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है, तो दूसरी ओर लोगों के उत्साह में संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है। आगे चले बच्चों। क्वेश्चन, अन्य प्रश्न यहाँ पर हमने बहुत सारे आपके लिए दिए हैं ताकि बच्चे ये जान सके कि कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने हैं। देखो आप, कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया और क्यों? तो कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया। कवि का मानना है कि बादल क्रांति दूत है, उनके अंदर घोर गर्जना की शक्ति है जो लोगों को जागरूक करने में सक्षम है। इसके अलावा बादलों के हृदय में बिजली छिपी हुई है। समझ में आ गया? दूसरा प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट हो, कि कवि युवा कवियों से क्या आह्वान करता है? आह्वान है ये, आह्वान करता है। कवि युवा कवियों से आह्वान करता है कि वह प्रेम और सौंदर्य की कविताओं की रचना न कर लोगों में जोश और उमंग भरने वाली कविताओं की रचना करें, जो लोगों पर वज्र सा कठोर असर करे और लोग क्रांति के लिए तैयार हो जाएं। आगे चले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, कवि ने नवजीवन का प्रयोग बादलों के लिए किया, स्पष्ट कीजिए। कैसे बच्चों? कि कवि बादलों को कल्याणकारी मानता है। बादल विविध रूपों में जन कल्याण करते हैं। वे अपनी वर्षा से लोगों की बेचैनी दूर करते हैं और तपती धरती का ताप शीतल करके मुरझाई सी धरती में नया जीवन फेंक देते हैं। वे धरती को फसल उगाने योग्य बनाकर लोगों में क्या करते हैं? नव जीवन का संचार करते हैं। आगे चलें बच्चों। बादल आने से पूर्व प्राणियों की मनोदशा का चित्रण कीजिए। जब तक आसमान में बादलों का आगमन नहीं हुआ था, गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। इससे लोग क्या थे? बेचैन। क्या थे? बेचैन, परेशान, उदास थे। उन्हें कहीं भी, यहाँ पे भी सही करना है, चैन नहीं था। गर्मी में उनका जीना दूभर कर दिया, उसका मन कहीं भी नहीं लगता था। आगे भी हम क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, कि कवि निराला बादलों को क्या क्या संभावनाओं से देखते हैं। पहला, कि बादल लोगों को क्रांति लाने के योग्य बनाने में समर्थ है। दूसरा,
बादल धरती और धरती के प्राणियों दोनों को नवजीवन प्रदान करते हैं। तीसरा, बादल धरती और लोगों का ताप हरकर शीतलता प्रदान करते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखो आप कि कवि ने बादलों को किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है। हाँ, कवि ने बादलों को अज्ञात, अज्ञात की जगह अज्ञात, दिशाओं के घन और नवजीवन वाले जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। कवि उन्हें अज्ञात दिशा के घन इसलिए कहा है क्योंकि बादल किस दिशा में आकर के आकाश में छा गए पता नहीं। इसके अलावा वे धरती और प्राणियों के नवजीवन को देते हैं। तो ऐसे प्रश्न हमने बच्चों आपके लिए सजा करके रखे हैं। हाँ, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास। जैसे अपन इसको ले सकते हैं कि उत्साह कविता का उद्देश्य क्या है। हाँ, कवि ने उत्साह बादलों का आह्वान करते हुए क्रांति लाने के लिए कहा है। इस कविता में बादलों को क्रांति दूत मानकर सोए, अलसाए और कर्तव्य विमुख लोगों को क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस क्रांति या विप्लव के बिना समाज की जड़ता और कर्तव्य विमुखता में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। लोगों में उत्साह भरना उत्साह कविता का उद्देश्य है। एक दो प्रश्न हम इसके भी देख लेते हैं। अट नहीं रही है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अट नहीं रही है कविता का प्रतिपाद्य। बहुत सारे बच्चे तो जानते ही नहीं प्रतिपाद्य क्या होता है। उद्देश्य को कहते हैं कि अट नहीं रही है कविता फाल्गुन महीने की सौंदर्यता का वर्णन है। इस कविता में प्राकृतिक शब्द क्या है, ये प्राकृतिक सौंदर्यता कहीं भी नहीं समा रहा है और धरती पर बाहर बिखर गया है। इस महीने की सुगंधित हवा वातावरण को महका रही है। पेड़ों पर आए लाल हरे पत्ते और फूलों से यह सौंदर्य और भी बढ़ गया है। इसे मन और उमंग उड़ान भरने लगी है। तो बच्चों, हमने इसको यहीं तक पढ़ा। आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एक्स्ट्रा प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डीपीपी के क्वेश्चन, इन सबको हल किया। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर सुनेंगे, इस पे कमेंट करेंगे, इसको लाइक करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज इसी आशा और विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों।